राधे राधे। ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहली वीडियो में मैंने अपनी परिचय दिया और व्यक्तिगत घटनाक्रम को बताते हुए आज दूसरी वीडियो में पुनः उपस्थित हुई हूँ कि आगे की घटनाक्रम मैं आपको बता पाऊँ, अपने जीवन का व्यथा मैं आपको बता पाऊँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मेरी नाना जी ने पैसे लेकर IAS प्रशांत कुमार से मेरा विवाह करवा दिया और उस विवाह के बाद फिर उसी मंडप में दूसरी विवाह हो गई IAS राजेंद्र प्रसाद के साथ। और मेरे नाना जो कि बहुत अच्छे से जानते थे कि प्रशांत कुमार जो हैं वो मेरे पिता के कट्टर दुश्मन पुरोहित पंडित किशोरी पंडित उनके भाई हैं और डॉक्टर राजेंद्र उनके बेस्ट फ्रेंड हैं। तो प्रशांत कुमार और राजेंद्र जी जो मेरे पति हैं, जब उन्हें पता चला कि मैं बिल्कुल 12 से 13 साल के बीच की बच्ची हूँ तो उन्होंने बिल्कुल भी मुझे फिज़िकली हरास नहीं किया, मुझे छुआ भी नहीं। जब वो चले गए, वो मुझे कंपनसेट करके चले गए दोनों व्यक्ति। तो उसके ठीक 2 से 3 दिनों के बाद उनके बड़े भाई किशोरी पंडित जी हमारे मामा घर पहुंच गए और हमारे मामा घर पहुंच गए और अपने दुश्मन की बेटी मैं उसको नई तकनीक से उनके साथ मेरे नाना और सो-कॉल्ड मामा मामी सबके साथ मिलकर उसने क्या दुर्गति की ये मैं आपको बताती हूँ। रात के वक्त मेरी छोटी मामी मीना देवी और छोटा मामा जिसको कहती थी सत्येंद्र प्रसाद चौरसिया, नाना विजेंद्र प्रसाद चौरसिया, मंझला मामा और मंझली मामी गीता देवी सब ने मिलकर रात के वक्त मुझे छोटी सी बच्ची को बेहोशी की दवा मिलाकर दूध पिला दिया और उस दूध को पीने के बाद मेरा शरीर बिल्कुल जड़ हो गया, हिल डुलता नहीं, हिलता ना डुलता, ना मुंह से जबान से कोई शब्द निकलता, ना आंखें खुलती। लेकिन मैं चैतन्य थी। चैतन्य इस वजह से थी कि मेरे चारों ओर सर्कमस्टांसेस में क्या बातें हो रही हैं, क्या कर रहे हैं, मेरे बॉडी के साथ क्या छेड़छाड़ कर रहे हैं, मुझे छू रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारी बातें मेरे कानों में जाती और सबको मैं समझती। लेकिन मैं वहाँ पे बोल नहीं पाती क्योंकि जुबान वहाँ पे साथ नहीं देते। बिल्कुल एक तरह से बेहोशी की दवा के बाद पूरी बॉडी, पूरे इंटरनल और आउटर बॉडी बिल्कुल पैरालाइज्ड की तरह हो जाता। और वो भी 13 साल की बच्ची। जब मुझे वो दूध पिला करके जब मैं बेड पे मेरी आंखें बंद होने लगी, बॉडी निढाल होने लगी, तब उस कमरे में सब ने मिलकर उस किशोरी पंडित जी को भेजा और किशोरी पंडित जी अपने दुश्मन, कट्टर दुश्मन की बेटी से बदला लेने के लिए, मेरे पिताजी से बदला लेने के लिए मेरे सारे कपड़े उतार दिए। और जब कपड़े उतार रहे थे तो मैं बोल रही थी कि कपड़े नहीं उतारो, मेरे कपड़े, ये तो नहाने के बाद कपड़े उतारे जाते हैं, कपड़े उतारे जाते हैं नहाने के बाद, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। और उसके बाद वो मेरे सारे अंतर वस्त्र उतार कर उन्हें रेप किया, एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप किया। दुश्मन उसकी भाई की छोटी सी पत्नी होने के बावजूद अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए उसने इतने गंदे और घिनौने काम किए। और उसकी उम्र पता है कितनी होगी उस समय? जब प्रशांत कुमार की उम्र 48 से 50 साल थी तो उसके बड़े भाई की उम्र कितनी होनी चाहिए? लगभग 55 से 60 साल के बीच का व्यक्ति एक 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया और उसमें नाना, मामा, सत्येंद्र, विजेंद्र, मीना, गीता, पूरा परिवार शामिल था। और वो मुझे अच्छी तरह से याद है, वो बस ये शब्द कह रहा था कि मैं इसकी बाप की इज्जत को ख़त्म रौन दे रहा हूँ और ये छोटी सी बच्ची है, हमको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, सुबह तक ख़त्म हो जाएगी। मेरे कानों में सारे बात जा रहे थे। और वो सुबह उठ करके लगभग 4 बजे वो भागा। वो व्यक्ति जाते समय मुझे गालियाँ देते हुए वो व्यक्ति भागा।
और भागने के बाद मैं जब सुबह उठी, सुबह मेरी तबीयत कितनी ख़राब हो गई आप सोच नहीं सकते हो। 13 साल की बच्ची, उन वो कमीना मामा मामी है और ये पंडित है। नहीं, सुबह उठने के बाद जैसे मैं बाथरूम गई, पीड़ा शुरू हो गई और मैं छोटी सी बच्ची ज़मीन में लुढ़क लुढ़क करके अपनी अपनी वैजाइना पे दोनों हाथ रख करके मैं नाना से बोल रही थी, नाना मुझे क्या हो गया, नाना इतना दर्द क्यों दे रहा है, नाना मैं पेशाब नहीं कर पा रही हूँ नाना। तब वो बोलता है, सतेंद्र चौरसिया मीना देवी को तुम्हारी साजिश में मिल गए हैं, अगर ये मर गई ना तो इसका बाप भी हमको नहीं छोड़ेगा। मेरे पिताजी इतने इतने इज्जतदार और दबंगदार व्यक्ति, उसकी बेटी के साथ ये पूरा परिवार और किशोरी पंडित ने जो साजिश किया और जो गंदा घिनौना खेल खेला, इसमें सब कोई शामिल। एक जरा सा नहीं सोचा कि 13 साल की बच्ची है, इसको मैं नातिन बोलता हूँ या इसको मैं भगनी बोलती हूँ। किसी को ओह दया नहीं आई और रौन दिया, मुझे रौन दिया। और मेरे पिताजी जो थे वो बीच बीच में तपस्या के लिए हमेशा बाहर चले जाते थे, बीच बीच में गायब हो जाते थे और मुझे डरा कर धमका कर रखते थे और मुझे पता भी नहीं था फिजिकल रिलेशनशिप किसको कहते हैं, मेरे सुसु में दर्द क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। छोटा सा बच्चा को मुझे कभी पता नहीं चला। मैं बहुत जब मैच्योर्ड हो गई तो सारा घटनाक्रम को धीरे धीरे जो मैं समझने लगी तो समझ में आया 13 साल की बच्ची के साथ ये लोगों ने क्या हश्र किया। ये तो नाना नानी था, नकली नाना नानी, जो जिस घर में मेरे पिताजी का घर था और दीपक प्रसाद चौरसिया जिनको मैं पापा बोलती हूँ, जब दोनों भाई के बीच में जब इस तरह से टेंशन कट्टर दुश्मनी जब हो गई, पिताजी को पता चला मैं अपने पापा की बेटी हूँ, तो उसके बाद बहुत बहुत ज़्यादा अत्याचार शुरू हो गया। उनको तो लग गया था अब आईएएस उसको बचाने नहीं आएगा, वो सब तो कॉम्पेंसेट करके चले गए, सारे पैसे एफ लेकर चले गए, कोई बचाने नहीं आएगा, इसका बाप भी नहीं रहता, कहाँ चलता। उर्मिला देवी, उर्मिला देवी इतनी गंदी औरत थी, उसको तो मेरी माँ से भी उसको समस्या थी, मेरा जीना हराम कर देती थी। 6 साल की 7 साल की बच्ची थी तो धीरे धीरे घर में मुझे मैच्योर्ड होने का 6 साल की बच्ची को इंजेक्शन देता था मैच्योर्ड होने के लिए। छोटी सी बच्ची का घर पे रेप कर दिया, जिसमें घर के बहुत सारे मेल सदस्य शामिल थे। जो पापा के सबसे छोटे भाई है विजय प्रसाद चौरसिया, छोटी बच्ची थी मैं, पापा का सब विरोधी था, उनका शिष्य, उनके स्टाफ, रिलेटिव, पड़ोसी, सब वेल विशर, पूरा गांव भी उनके अगेंस्ट था, सब पाप के साथ था। मेरे पिताजी के लिए मैं 100% दावा करती हूँ, उसके व्यक्तित्व पर एक छोटा सा भी दाग नहीं है। उनकी बेटी हूँ मैं, उनकी बेटी हूँ मैं, अपने पापा की बेटी हूँ मैं। इस घर में किसी ने दया नहीं किया। उर्मिला देवी तो उसके साथ में रहती थी, विजय प्रसाद चौरसिया मुझे छोटी सी बच्ची को ज़बरदस्ती छत में ले जाता और छत के ऊपर जस्ट सटा हुआ दीवार पड़ा हुआ है, बगल का प्लॉट पापा ने महेंद्र प्रसाद साव को बसवाया था, अपना ज़मीन दिया था, क्योंकि उसको कोई रहने के लिए, बहुत गिरा व्यक्ति था, उसको रहने के लिए कोई ज़मीन नहीं देता था, दया करके अपने यहाँ रखा। वो भी मेरे पापा का दुश्मन, ज़मीन ज़्यादा सबको लेकर दुश्मन।
तो हमारी छत के ऊपर एक दीवार था, उस समय कंस्ट्रक्शन नहीं था हमारी छत के ऊपर, वो अपने छत के ऊपर खड़ा रहता और उसकी 2 तल्ला थी, हमारी 1 तल्ला थी। अब विजय प्रसाद चौरसिया बच्चा को लेकर चटाई में डाल करके मेरे मुंह में अपना सूसू डाल करके पेशाब कर देता था, पूरा मुंह के अंदर डाल देता था। और वहाँ पे दादी दीपक प्रसाद चौरसिया जिनको पापा बोलती थी, माँ कंचन जिसको सब बहन बोलता था, लेकिन वो उसके घर की नौकरानी थी और साथ में सब लिविंग रिलेशनशिप में सब थी, वो रखेल की तरह रहती थी। हर पाप में वो साथ रही। मुझे जहर देकर मारने की भी कोशिश की कंचन ने। इसके साथ इनकी बहुत सारी बहनें, जिनको बहनें कहती थी, बहन नहीं थे पापा के, सब रखे हुए पाले हुए लोग थे। ये सब दुश्मनों के साथ मिलकर, क्योंकि प्रॉपर्टी का मामला, निजी दुश्मनी, ईर्ष्या, विरोध, गंदगी, आत्मिक गंदगी का मामला सब शामिल था। और उस बच्चे के मुंह में सरेआम सूसू डाल कि पेशाब कर दिया। और कई बार ऊपर से महेंद्र प्रसाद चौरसिया बोलता है, दुश्मन की बेटी है, इसका इतना हश्र करो कि इसको मार दो। छोटी सी बच्ची, कुछ नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये सरकमस्टांसेस, इसमें इनके 3 बेटे धीरे धीरे ये भी शामिल हो गए हैं, मनीष, मंजित और मंकेश, ये भी शामिल हो गए। मुझे घर के बाहर जाने नहीं देते ये लोग, ना किसी से बात करने देते, ना डांट कर, मार कर, सांस लेने की भी इजाज़त नहीं, किसी से पर्सनल बात नहीं करने देते। कोई भी हमारे घर में आते तो उससे बैठकर बातचीत नहीं करने देते, अकेले बात नहीं करने देते, कोशिश करते मोबाइल फ़ोन सब मुझसे दूर रहे। और मेरी पढ़ाई लिखाई, वो चाहते थे कि मैं पढ़ी लिखूँ ना, घर से बाहर ना जाऊँ, लेकिन फिर भी जब जब पिताजी आते तो मेरी पढ़ाई के लिए वो फोर्स करते। और वहाँ जब वो दोनों IAS ऑफिसर जब वो चले गए थे, लेकिन कभी कभी वो संज्ञान लेते, बीच बीच में वो कभी कभार संज्ञान लेते। इसी संज्ञान के तहत मेरी पढ़ाई भी आगे चली। मैं क्लास 1 से लेकर के यूनिवर्सिटी तक मैं टॉपर रही और मेरे रिजल्ट को उन लोगों ने बदल दिया। दीपक प्रसाद चौरसिया पापा कहते थे कि तुमको कभी फर्स्ट नहीं होने देंगे, तुमको कभी पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन प्रेशर में उनको पढ़ाना पड़ा। शुरू में मेरे पिता की प्रेशर, बाद में IAS ऑफिसर्स की प्रेशर, लेकिन किसी को पता तक नहीं चला कि अंदर जो नर्क है वहाँ पे मेरा क्या हाल, क्या हस्त्र हो रहा है। इसी दरमियान जब मैं मैट्रिक की एग्ज़ाम दी तो मैंने बहुत मेहनत करी कि मैं पढ़ लिख कर निकल जाऊंगी तो इस नरक से मैं बाहर चली जाऊंगी। मैंने बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत के बाद मैंने जब एग्ज़ामिनेशन, जब मेरे सेंटअप होने का वक्त आया, तब दीपक पापा ने वो एक सब्जेक्ट को उड़वा दिया वहाँ से कॉपी, और मेरा सेंटअप होने का पूरे चांसेस ख़त्म हो गए। तब मेरे जो स्कूल थे भागीरथ ब्रह्मचारी उच्च विद्यालय, वहाँ एक टीचर थे जगदेव सर, अंग्रेज़ी के टीचर थे। उन्होंने एवरेज मार्किंग करके मुझे बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठने के लिए परमिशन दिलवा दी। और जब बोर्ड का एग्ज़ामिनेशन जब पास हो गया तो इन लोगों ने कोशिश करी कि इसकी मार्क्स जानने की। जब मार्क्स का पता चला तो मैं स्टेट टॉपर थी। तो उसी स्कूल के एक टीचर थे, हिंदी के टीचर थे, गुप्तेश्वर सिंह थे, वो यादव थे। तो उनके साथ दीपक पापा जा कर के बोर्ड जा कर के सारा रिज़ल्ट बदलवा दिया पैसे देकर। आप तो जानते हो कि बिहार का हालत क्या है, पैसे से सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और इस घर में जब एक बच्ची के साथ ये हो सकता है तो ये बहुत छोटी बात थी। और वो वहाँ पे उसी रिज़ल्ट को बदल करके मुझे 2nd डिवीज़न का मुझे मार्कशीट दिया गया। और आज की डेट में, आज के ये भी बताऊंगी। उसके बाद फिर मेरा इंटर का एग्ज़ाम हुआ। तो इंटर के एग्ज़ाम में उसके जो प्रिंसिपल, इंटर राजेंद्र कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, आरपी मिश्रा उनका नाम था प्रिंसिपल का। उनको मेरे पापा से बहुत चिढ़ था। उस समय मेरा होम सेंटर पड़ा था और सारे कॉलेज चोरी करके
अपना राइटिंग परीक्षा लिख रहे थे, सिर्फ एकमात्र बच्ची मैं थी जिसने कभी भी चोरी करके, चीटिंग करके उसने एग्ज़ाम नहीं दिया, ईमानदारी से, क्योंकि पापा की थी, मेरे संस्कार मेरे पापा के थे। और मैंने एग्ज़ामिनेशन दिया और एन वक्त पे वहाँ भी रिज़ल्ट बदल दिया गया। बाद में मुझे पता चला मेरी मार्क्स 70% के आसपास थी और यहाँ पे 500 मार्क्स मतलब सेकंड डिवीज़न का रिज़ल्ट मुझे दिया गया। इसके बाद क्योंकि वहाँ भी मेरे पापा के दुश्मन विराजमान थे। फिर ग्रेजुएशन में भी यही हाल हुई और लास्ट में मैंने RSP झरिया से MA किया, वो भी डॉक्टर राजेंद्र की कृपा से MA किया मैंने। तो उस MA फर्स्ट ईयर का भी रिज़ल्ट बाद में पता चला 65% मेरा मार्क्स था, 65% मेरा मार्क्स था। अभी मैं देहरादून आर्य समाज मंदिर से धनबाद आने के क्रम में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने खो दिए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, मेरे रिज़ल्ट और सर्टिफिकेट्स और बहुत सारी चीज़ें, मेरे ज़मीन के कागज़ वगैरह भी साथ में थे। तो वो सारे कागज़ इंटेंशनली वो चोरी हो गए, कुछ घर से निकाल लिया और जो मेरे पास बाकी थे वो चुरा लिया। तो उसका सनहा मैंने यहाँ पे राजगंज थाने में कर दिया, झारखंड स्टेट के धनबाद जिले के राजगंज थाने में उसकी सना कर दी। ऐसे तो यहाँ पे एप्लीकेशन जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं थाने, लेकिन ये एक्सेप्ट हुआ, किनकी कृपा से हुआ ईश्वर जाने। और फिर ये बहुत बड़ा मामला हो गया। ये जो कागज़, 3 कागज़ें थी, ये 3 कागज़, एक कागज़ मेरे नाना वाला जो घर है, तिलैया वाला जो घर है, एक उसका कागज़, एक धनबाद में ही एक बैंगलो है, वो बैंगलो कैसे मुझे मिला इसकी भी कहानी बताऊंगी, रघुकुल उसकी कागज़, और तीसरा इस घर की कागज़, सब इंटेंशनली उड़ा लिया। अब ये सारी चीज़ें चली गई। तो इस तरह से फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली चारों तरफ से मुझे डिस्ट्रॉयड कर दिया, चारों तरफ से। क्या करूं, सब कागज़ तो साथ में रखने पड़ते, घर है नहीं, या ताला तोड़कर सब कुछ निकाल लेते हैं, और आश्रम में कहीं जगह नहीं है, फुटपाथ पे हूँ, डॉक्यूमेंट्स सीने से लगा करके मैं चलती हूँ। और अभी इस समय सारे डॉक्यूमेंट्स जानने के बाद मैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पटना बोर्ड लगातार दौड़ रही हूँ, और कुछ कहीं भगत जगत कुछ पैसे दे देते, उससे चल रहा है। कब खाना भी महीना भर से मैंने चावल नहीं खाया है, रोटी नहीं खाया, बस इतना खाना मिलता है कि मेरी सांसें चले। कल इतनी तबीयत ख़राब हो गई, कल मैंने राजगंज के प्राथमिक चिकित्सालय में गई कि मुझे, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है तो मुझे सलाइन चढ़ा दे। कल तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वहाँ पे सारी प्रॉपर व्यवस्था होने के बाद भी डॉक्टर, टेक्नीशियंस मिल करके मुझे पानी नहीं चढ़ाया मुझे पानी। मैंने 1-2 को मैंने रिक्वेस्ट किया कि तुम कम से कम करवा दो, लेकिन पूरा गांव लामबंद है, सब मेरे पापा और बेटी के खिलाफ है, क्योंकि इतनी अरबों की प्रॉपर्टी है। वो सारे गांव मिले हुए हैं कि अब 2 बाप बेटी समाप्त हो जाएंगे तो प्रॉपर्टीज़ में सब का बंटवारा निश्चित है, क्योंकि यहाँ ये जगह पे इस कलयुग में, झारखंड में और इस बैकवर्ड इलाका में कुछ भी संभव है। कितना गंदा मॉरल वैल्यू का तो आपको बता ही दिया है। एक छोटा सा आपको राज बताया है, उसके आगे सुनते जाओ कि किस तरह के लोग, मॉरल वैल्यू क्या है, लोगों की नीयत, लोगों का चरित्र कितना गिर गया है, ना सिर्फ सामाजिक तौर पे, ना नैतिक तौर पे, बल्कि कानूनन, राष्ट्रीय तौर पे, संवैधानिक तौर पे भी लोग समाप्त हो गए हैं। सिर्फ मानव शरीर है, मनुष्यता समाप्त हो गई। मैं आगे की वीडियो, फिर से तीसरा वीडियो लेकर आऊँगी, और मैं अपना और भी जीवन के जो घटनाक्रम हैं मैं उनको सिलसिलेवार तरीके से बताऊँगी कि जो मेरे सो कॉल्ड भाई, अडॉप्टेड भाई हैं, इनकी बीवियों ने मेरे साथ क्या किया, इनकी बहनों ने मेरे साथ क्या किया, मेरे जाओ जितने भी FDs थे उस FDs के साथ किनको दिया, क्या हुआ, आगे की घटना मैं बताऊंगी। तब तक के लिए राधे राधे, राधे राधे।